हेलो, वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोग फिजिक्स सेकंड का इलास्टिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट में आप लोगों ने पार्ट 2 में स्ट्रेन और स्ट्रेस के सभी टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ ही स्टार्टअप किया था मैंने। तो हुक्स लॉ क्या होता है समझ लेते हैं। हुक्स लॉ, हुक का नियम, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले ध्यान से सीखेंगे कि हुक का नियम होता क्या है। एक्चुअली हुक्स ने एक लॉ दिया इन 1679 और उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया 1679 इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया फॉर द स्मॉल स्ट्रेन, मतलब छोटे से स्ट्रेन, मतलब स्मॉल, अगर हम किसी भी वायर को थोड़ा सा भी खींचे तो उस उतनी उसके लेंथ में जो भी इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसके लिए भी फॉर द स्मॉल स्ट्रेन stress is directly proportional to the stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. हुक्स ने बताया कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना स्ट्रेस दोगे उसकी लेंथ भी उतनी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीजमेंट होगी। अब ऐसे नॉर्मली अगर समझे, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, तो लेंथ भी उतनी इंक्रीज होगी। बट स्ट्रेस का यहाँ वही मतलब हुआ कि यानी कि उसके रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनली फोर्स जो इसमें लगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेन होगा मतलब स्ट्रेन बढ़ेगा उतनी उसमें क्या होगी, स्ट्रेस भी होगी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी पे जितना फोर्स लगाएं उसकी लेंथ भी उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब प्रतिबल विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप स्ट्रेस प्रोपोर्शनल का जैसे साइन हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे वो जो कांस्टेंट होता है वो ई होता है, ई इंटू स्ट्रेन, ई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा ई। तो बेटा यहाँ पे ई एक नया वर्ड आया है, ठीक है। इस ई को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसको हिंदी वाले बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये है हुक का नियम। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ध्यान समझेंगे। प्रतिबल और विकृति ध्यान से देखिएगा। ये जो कांस्टेंट टर्म आया है प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, इसको प्रत्यास्थता गुणांक या हम लोग मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दोनों का रेशियो, यानी प्रतिबल और विकृति दोनों का अनुपात ही कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या हिंदी में बोले प्रत्यास्था गुणांक। तो इसी को हम लोग प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। कोई आपसे पूछेगा तो आप सीधे बोलेंगे कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात ही प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, यानी कि द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स ने यही लॉ दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप पढ़े थे, उसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक। हिंदी वाले ध्यान से सुनते रहेंगे। प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बल्क मॉडुलस होता है। तीसरा आपका होता है, पहला यंग हो गया, दूसरा बल्क हो गया और इसको बोलते हैं थर्ड में मॉडुलस
ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीन होते हैं आपके। यंग्स हो गया, बल्क हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। इसको हम लोग आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक बोलते हैं हिंदी वाले, आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक गुणांक ये होता है। और बल्क मॉडुलस को हम लोग बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपका हो गया। यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थ गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता गुणांक। चलिए एक एक करके इनके समझते हैं, बहुत आसान है। जिसने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अच्छी समझ रखा है उसको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। आते हैं, देखते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज को समझने से पहले एक चीज थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। E इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ गुणांक। तो इसकी आपको मात्रक और विमा बता दें, मात्रक और विमा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिट और डायमेंशन। ये यूनिट है, ये डायमेंशन। मात्रक कैसे निकालते हैं इसका यूनिट? देखो ये होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर आपने पर यूनिट एरिया पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो इसका हो जाएगा F अपॉन ए, स्ट्रेन होता है L अपॉन कैपिटल L। तो भैया इसकी जो यूनिट होती है बेटा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये दोनों ही लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, और इसकी जो यूनिट निकल के आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें तो F अपॉन ए, तो बेटा F अपॉन ए ये फोर्स का डायमेंशन होता है mlt की पावर -2, एरिया l स्क्वायर, l से l कट जाएगा, ml स्क्वायर t की m, यहाँ पे एक l बचा है, l की पावर -1, और ये हो जाएगा t की पावर -2। ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, प्रत्यास्थ गुणांक का, ml की पावर -1 t की पावर -2। तो ये होता है प्रत्यास्थ। यही आपका वीमा और यही मात्रक आपके सभी में काम आने वाला है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों में भी यही रिपीट होगा। तो इसको आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये बार बार वीमा मात्रक यही निकलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी वाले लिखते चलेंगे, हिंदी में हम हिंदी में बोल ले रहे हैं बेटा, दो एक बोलेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इसलिए हिंदी बोलते चल रहे हैं, हिंदी वाले मैनेज करते चलेंगे। प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक के नाम से जानते हैं इसको, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो होता क्या है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? देखिए एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग y से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल y एंड द डेफिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस इज इक्वल टू द, देखो जितने भी प्रत्यास्थ गुणांक होंगे, आपने पढ़ा ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ आपने कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ा है ना। तो सभी में जितने भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, सब में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन। पर अंतर क्या होगा? यंग मॉडुलस में लेंथ की बात की जाएगी, ध्यान सुनिएगा, यंग मॉडुलस में लेंथ, लंबाई में इंक्रीमेंट होगा, लंबाई बढ़ेगी। बल्क मॉडुलस में आपका क्या होगा? आयतन, क्योंकि उसको कहते हैं वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में उसमें शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब कि उसके शेप में जो चेंज आएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो भाई इतना याद रखना बहुत सिंपल है। यंग मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब अगर हम हिंदी में बात कर ले, हिंदी वालों के लिए, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति, बेटा इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग प्रत्यास्थ गुणांक। द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब आप कोई भी वायर में, कोई भी आपका वायर है,
जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, इसमें अगर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो और इसको स्टिच करते हो तो वायर की लेंथ एल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट स्मॉल एल हो जाएगा या आप डेल्टा एल भी बोल सकते हो। तो उसमें लंबाई में जो इंक्रीमेंट हो, किस कारण से, उसमें आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसके अंदर में जो इंटरनली फोर्स काम करेगा, आपको पता है मॉलिक्यूल्स पास आना चाहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो उस रीस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेन के कारण जो रीस्टोरिंग फोर्स उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों का रेशियो, मतलब आपने लंबाई में वृद्धि की, लंबाई बढ़ाया, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों का रेशियो ही कहलाएगा आपका मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal stress, that is called the young modulus of elasticity। इन सभी में आप पहले एक वर्ड जरूर लगाएंगे, within the limit of the elasticity where which Hooke's law is applicable, मतलब जहां तक हुक का लॉ एप्लीकेबल होता है, जहां तक हुक का नियम काम करता है इलास्टिसिटी की सीमा के अंदर, मतलब कि यहाँ पे जितने भी डेफिनेशंस होंगे सब हुक के नियम के अंतर्गत काम करेंगे। आप इससे ज्यादा फोर्स लगा के हुक के नियम को ब्रेक करके डेफिनेशन नहीं बना, मतलब कि आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया, भाई हुक का नियम तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक काम करता है ना, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जितना लगा के आपने तार को खींचा और ज्यादा लगा तार तो टूट जाएगा, तो वहां स्ट्रेस और स्ट्रेन का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हर वर्ड में आपके टीचर्स ये डेफिनेशन में ये वर्ड जरूर लगाए लिखेंगे, within limit of elasticity which Hooke's law is applicable, जहां तक हुक का नियम applicable है, ठीक है, या within limit of elasticity up to मतलब जहां तक up to which Hooke's law is applicable, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर या अंदर जहां तक हुक का नियम काम करता है, ये सभी डेफिनेशन लगाना है, ठीक है। जहां तक हुक का नियम काम करता है, अंधार प्रतिबल तथा अंधार विकृति के अनुपात को ही हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात, स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात, ये आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है कि उस पे फोर्स लगाया गया, लंबाई में वृद्धि हो गई, लंबाई की बात की जाएगी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ये बात आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के बेस पे डिराइव करते हैं। फिगर इस तरह आपको बनाना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा A, हमने फोर्स लगाया mg, नीचे पे वेट था mg, इसमें इंक्रीमेंट हो गया L। अब चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेटा फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब F अपॉन A, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब ओरिजिनल लेंथ में जो इंक्रीमेंट पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, और ओरिजिनल लेंथ दोनों का रेशियो, और फॉर्मूला निकालेंगे y बराबर, ये ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा आपका A इंटू L। F बराबर सभी को पता है क्या होता है बेटा, F बराबर mg, वेट, एरिया आपका ये ओरिजिनल लेंथ है बेटा कैपिटल L, और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का, इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कुलर पोर्शन है एरिया ऑफ सर्कल, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस r होगा, डायमीटर d होगा, और ये है ओरिजिनल लेंथ। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेटा फॉर्मूला आएगा mgl पाई r स्क्वायर l स्मॉल l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बहुत इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। डेफिनेशन आपको बता चुके हैं क्या होता है, केवल सिंपल है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद करते रहेंगे, बहुत आसान है चैप्टर, ठीक है। ओके, इसकी यूनिट वगैरह हम लोग निकालते हैं, चलिए। तो देखिए इसके अगर हम यूनिट निकालने की बात करेंगे, मात्रक, एक बार समझ लीजिए, बार बार आपको नहीं लिखाएंगे, हिंदी वाले भी जान जाएंगे। यूनिट मात्रक और डायमेंशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी वीमा बेटा हो जाएगा मात्रक। देखिए ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन से कोई मतलब नहीं, आपको पता वो कट जाएगा, स्ट्रेन ये हो गया, तो इससे मीटर कट जाएगा, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गया, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट इसकी जो निकल के आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला वही पहले भी निकाला था हमने, ml की पावर -1 t की पावर -2,
यही इसकी यूनिट और यही इसकी डायमेंशन निकल के आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पोर्शन। तो सेकंड आपका है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं। इसको पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से। फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। मतलब हिंदी में अगर बात करें, अभिलंब अगर किसी पे प्रतिबल लग रहा है, अभिलंबवत प्रतिबल जो कि बाह्य विरूपक बल के कारण होता है, और विकृति हो गई आपकी आयतनात्मक विकृति उनके आयतन में जो कमी आती है, इन दोनों का अनुपात, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात या नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो ही कहलाता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल बी, द रेशियो ऑफ द, या फिर वही बोलेंगे विद इन द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी विच within the limit of the elasticity up to which Hooke's law is applicable, the ratio of the normal stress to the normal strain, that is called the bulk modulus of elasticity। उसी को बोलते हैं हम लोग bulk modulus of elasticity। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जहां तक हुक का नियम काम करता है या लागू होता है, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आपको आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। बेटा देखिए एक्चुअली यहाँ पे लिक्विड है, इसमें हमने एक बॉल को डुबो दिया है। अब इस पे आप अभिलंब प्रतिबल चारों तरफ से इस पे लग रहा, मतलब दाब लग रहा, अगर पी लग रहा है तो इसका जो ओरिजिनल पहले का आयतन था v था, इसका आयतन घट जाएगा ये बॉल में। बॉल क्या डिक्रीज आपको पहले भी बता चुके हैं, जब किसी चीज को दबाते हैं तो उसके आयतन में कमी आएगी। ये ओरिजिनल आयतन v से घट करके डेल्टा v हो जाएगा, और तब आ जाएगा ये इसका v माइनस डेल्टा v। आयतन में इसका जो परिवर्तन होगा, जो आयतन चेंज होगा, मतलब इसके आयतन का जो आप स्ट्रेन निकालोगे, वॉल्यूम का जो स्ट्रेन निकालोगे, कितना हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v, और डिक्रीमेंट होने के लिए माइनस लगा दोगे। मतलब जो फॉर्मूला इसका बन के आएगा v बराबर नॉर्मल स्ट्रेस यानी f अपॉन a, ध्यान दीजिएगा, और वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा v अपॉन v। अब देखिए सभी लोगों को पता है F अपॉन ए, ऊपर से प्रेशर डाल लें, दबाव डालेंगे आयतन में कमी आएगा, इसलिए सभी को पता है F अपॉन ए, P बराबर प्रेशर इक्वल टू F अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे P हो जाएगा माइनस का डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा, V को पलट दीजिए तो B बराबर आपका हो जाएगा PV अपॉन माइनस का डेल्टा V। ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। तो देखिए बेटा यहाँ पे भी बड़ा सिंपल है, और डेफिनेशन अगर के अकॉर्डिंग अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो सेम इसकी भी यूनिट वही निकलेगी। देखिए कितना आसान है, वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका चला जाएगा कैंसिल, इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे, वही प्रेशर की निकल के आएगी। जो प्रेशर की यूनिट और डायमेंशन पीछे निकाल चुके हैं हम आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वीमा या डायमेंशन उसकी क्या निकल के आएगी ml की पावर -1 t की पावर -2, इसकी भी सेम वही निकल के आएगी। उम्मीद करते हैं पहले बता चुके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस का काम समाप्त हुआ, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको आप दृढ़ता गुणांक के नाम से भी जानते हो। चलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली बात सभी लोग जान लें बेटा, दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वर्ड आया आपका ईटा, इसको ग्रीक वर्ड सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला अगर हम बता दें तो ये होता है
शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। मतलब बेटा देखो, मतलब आपने जितना प्रतिबल लगाया, ठीक है, उतनी ही उसमें विकृति हुई। मतलब जिसका उसका प्रतिबल है या जिसमें आपने बाह्य विरूपक बल लगाया जिसके कारण प्रतिबल उत्पन्न हुआ, तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। किसी बल लगाओगे तो लंबाई में वृद्धि होगी ही होगी। तो वो बाह्य विरूपक बल के कारण लंबाई में वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो और बाकी जो स्ट्रेस की बात की जाए, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनली फोर्स। तो आपने लंबाई में वृद्धि हुई तो उनके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ। ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स तो ऐसे भी लगता है, मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं एक तो, लेकिन जब आप उनको अपोज करते हो, फोर्स लगाते हो, तो वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो पास आना चाहेंगे, तो इंटरनली फोर्स लगता है जिसको आप बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो उन दोनों का रेशियो ही कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेस का। मतलब बेटा आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बॉक्स है, उसमें साइड से आपने फोर्स लगाया कॉर्नर से, तो उनके कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए, यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हुए उनके शेप में जो चेंज आता है, यानी कोण, थीटा कोण आपको पता है, tan थीटा बराबर, अगर इसके शेप में हल्का सा भी चेंज x आ रहा है, लंबाई आपका l है, हमने पहले बताया था, तो ये हो जाएगा x अपॉन l ना। मतलब उसके शेप में जो हल्का सा चेंजेस आ रहा है उसको हमने x डिस्प्लेस मान लिया, ओरिजिनल लेंथ है इसकी l, तो ये लगभग थीटा बहुत छोटा है tan थीटा, तो उसको थीटा मान के x अपॉन l, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको शेयरिंग स्ट्रेन वाले में बताया था, x अपॉन l के बराबर हो जाएगा। उस सिचुएशन पे इसमें जो आप कॉर्नर से फोर्स लगा रहे हो साइड से, जिससे कि एक पृष्ठ को स्थिर रखे हो, दूसरे को बीच से कॉर्नर से खींच रहे, तो बॉक्स उसके देखिए शेप में चेंज नहीं हो जाता है। झिल्ली ले लीजिए, कोई पॉलीथीन लीजिए या कोई डिब्बा ले लीजिए, साइड से खींचिए तो वो पिचक जाता है थोड़ा। तो वो जो कॉर्नर से बल लगा रहे हैं वो आपका क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस है, ठीक है, जिसके कारण शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, बाह्य विरूपक बल जो लगा रहा है। तो ईटा इज इक्वल टू हो जाता है बेटा आपका शेयरिंग स्ट्रेस, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरूपक, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण रूपण विकृति, ठीक है। अपरूपण प्रतिबल का अपरूपण जो विकृति हुई है, इन दोनों का अनुपात, मतलब आपका अपरूपण प्रतिबल, जिसको आप लोग अगर इसकी बात कर लेंगे, अपरूपक प्रतिबल है वही चीज, फोर्स लगेगा उसमें चेंज नहीं है, प्रतिबल है तो F अपॉन A ही होगा, बट अपरूपण विकृति, विकृति में जो कोण बनाते हुए चेंजेस आया है, आपको बताया था x अपॉन l हो जाएगा, ये इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन A थीटा, या दूसरी इसकी डेफिनेशन बेटा बना दोगे, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन A, और थीटा की जगह लिख लो x अपॉन l, x अपॉन l, तो ये आपका हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू FL और A इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या जड़ता गुणांक का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अपरूपक प्रतिबल लगा, उसकी विकृति में अपरूपण विकृति हो गई, उसकी आकृति में परिवर्तन आ गया, साइज में कुछ चेंज आ गया, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अब आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोगों का है, अगर हम लोग बात कर लें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद मॉडुलस ऑफ, हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें कि एक चीज थोड़ा सा आपको बता दें बल्क मॉडुलस में, ठीक है, उसी में एक टॉपिक था आपका कंप्रेसिबिलिटी, ये थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता दें, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग संपीड़न बोलते हैं। देखो संपीड़न होता क्या है, एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से, और ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का उल्टा होता है, मतलब इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का उल्टा होता है। ये फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू 1 अपॉन बी, और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी की वैल्यू आप लोग जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या निकल के आई थी, P, और आपका PV अपॉन डेल्टा V, वो भी माइनस में, तो हम यहाँ रख देंगे PV
और डेल्टा वी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन माइनस का पी वी। तो ये है बल्क मॉडुलस ऑफ, ये आपका फॉर्मूला आ गया कंप्रेसिबिलिटी का, ये डेफिनेशन है ना। आप सीधे बोल सकते हो कि आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ नहीं कंप्रेसिबिलिटी, राइट। ओके, ये बहुत सिंपल है। इसका जस्ट इसकी जो यूनिट वगैरह निकल के आएगी, जस्ट रिवर्स निकल के आएगी उसकी, क्योंकि इसमें आयतन आयतन कट जाएगा। ये आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे दृढ़ता गुणांक हो, इंग्लिश में भी बात कर ले आपको बता चुके हैं, उन सबका रिवर्स यूनिट निकल के आती है। क्योंकि प्रेशर यहाँ देखिए नीचे है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन आएगा, राइट। तो इसकी यूनिट भी जस्ट अपोजिट निकल के आएगा। और इसके डायमेंशनल अगर फॉर्मूला निकाला है तो देखिए एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाए तो एम की पावर -1, एल की पावर 1 और टी की पावर +2 हो जाएगा। ये आपकी इसकी डायमेंशन और यूनिट आएगी। ये पूरे इसमें इसी की डायमेंशन और यूनिट सबसे डिफरेंट होती है, जस्ट रिवर्स होती है, डिफरेंट क्या रिवर्स होती है। आते हैं अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी के बाद, वो बेटा आपने पैशन रेशियो, अगला जो टॉपिक है आप पढ़ोगे पैशन रेशियो, पैशन अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। पैशन रेशियो यानी हिंदी में बोलते हैं ऐसे ही पैशन अनुपात। भैया पैशन रेशियो और पैशन अनुपात क्या होता है? एक्चुअली पैशन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भैया यंग ने ये तो बता दिया कि अगर किसी भी वायर, कोई भी वायर है, उस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, कुछ ना कुछ वेट लगाते हो बाहर की तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसकी वायर में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, यानी लेंथ बढ़ेगी। अब खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो ओरिजिनल लेंथ इतनी है, इंक्रीमेंट हुई लेंथ स्मॉल है। लेकिन उन्होंने कहा सबने ये तो बता दिया, यंग ने ये तो बता दिया, पैसन ने कहा, पर उन्होंने उसके डायामीटर में क्या चेंज हो रहा है ये नहीं बताया। तो उससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि मैं मानता हूँ कि उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, जो ऑब्वियसली पॉसिबल है, तो किसी चीज को खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीज पे भी गौर करना चाहिए कि जब हम किसी, देखो पहले वायर इतना मोटा था, इसका डायमीटर पहले इतना था, जब हम इसमें mg वेट लटकाया तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ तो बढ़ी, इसकी लेंथ तो बढ़ी। लेकिन जब किसी चीज पे आप वायर को आपने इमेजिनेशन किया होगा, ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर लें तो लेंथ तो बढ़ेगी L, लेकिन जो उसका डायामीटर पहले इतना मोटा था, अब ये देखिए तार कितना हो गया, इतना पतला हो गया। मतलब वो तार, जब किसी जो कि तार पतला हो जाएगा, उसका डायामीटर यानी व्यास कम हो जाएगा, व्यास में कमी आएगी, घट जाएगा व्यास। देखिए पहले इतना मोटा था, पतला हो गया, तो उन्होंने व्यास से रिलेटेड बताया कि तार का व्यास यानी डायमीटर कम हो जाता है लेंथ बढ़ने के साथ साथ। इसका मतलब इसके आधार पे इन्होंने इसको नाम दे दिया कि डायामीटर में कमी और ओरिजिनल डायामीटर, ये डेल्टा डी अपॉन डी, इसमें भी विकृत हो, इसके व्यास में विकृत हो गई, व्यास में परिवर्तन हुआ, तो व्यास में विकृत को उन्होंने नाम दे दिया लैटरल स्ट्रेन या पार्श्विक विकृत के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब किसी भी वायर में, ठीक है, हम बाह्य प्रतिबल या बाह्य बल लगाएं, बाह्य विरूपक बल लगाएं, तो उसके व्यास में जो कमी आ जाती है, यानी या व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन द डायामीटर, ये देखो फ्रैक्शनल चेंज इन द डायामीटर, उनके डायामीटर का रेशियो, तो उसको उन्होंने नाम दिया डेल्टा डी अपॉन डी। इसको बोला उन्होंने, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति, डायामीटर में जो चेंजेस आता हो, ठीक है, उनको बोलते हैं पार्श्विक विकृति। चलो इसके अकॉर्डिंग पैसन ने क्या अपना एक फॉर्मूला दिया, इसके अकॉर्डिंग पैसन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं इसको ईटा से, ठीक है, ये आपका है, सॉरी ईटा से सिग्मा, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया सिग्मा इज इक्वल टू होता है लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये है, ठीक है। पाइसन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी कि लंबाई में जितनी वृद्धि होगी, यानी अंदाज, हिंदी वाले समझ लें, अंदाज जितना भी आपका स्ट्रेस नहीं है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, सॉरी गड़बड़ हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लंबाई में जितनी उसकी परिवर्तन होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, उसका डायमीटर उतना घटेगा, डायमीटर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं पार्श्विक विकृत तथा अंदाज विकृति, दोनों का अनुपात ही कहलाता है आपका पाइसन अनुपात। पार्श्विक विकृत तथा अंदाज विकृत, lateral strain or longitudinal strain, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain, that is called the Poisson ratio. It is represented by the sigma, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, इरेज करें, ओके। तो देखिए इसको थोड़ा सा और फॉर्मूला आगे ड्राइव कर दे, ईटा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन को अभी हमने लिखा था यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को स्मॉल एल कैपिटल एल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा डी एल और ये हो जाएगा डी इंटू स्मॉल एल, ये हो जाएगा पाइसन रेशियो का फॉर्मूला। बेटा इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होती, ना कोई मात्रक ना कोई विमा होता है, क्योंकि बेटा डायमीटर तो डायमीटर कट जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो कोई यूनिट, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसकी ना कोई यूनिट होगी, ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ना कोई विमा होगी। दैट्स इट, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ओके बेटा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इतना बात समझ गए होंगे, ये क्या टॉपिक्स चल रहे थे अभी तक के, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, जो आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन है फोर्स प्रोड्यूस्ड इन कूलिंग ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। मतलब दो दृढ़ आधारों से अगर किसी तार को बांध दें और बांध कर उसको ठंडा करें, तो ये डेरिवेशन पूछा जाता है। दो दृढ़ आधारों से किसी तार को बांधकर ठंडा करने, फोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन कूलिंग ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। तो अब किसी दो तारों को बांध, एक तार को दोनों आधार से बांध करके उसको ठंडा करने पे जो उस पर टेंशन फोर्स होता है F बराबर, वो बेटा निकल के आता है F बराबर वाई ए अल्फा और आपका डेल्टा टी। ये डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है कि दो दृढ़ आधारों से किसी तार को बांधकर ठंडा करने में उन तारों में जो तनाव बल उत्पन्न होता है, जो टी उत्पन्न होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है तार को कूल करने में, वो डेरिवेशन आपको करना है। फोर्स प्रोड्यूस्ड इन कूलिंग अ स्ट्रेच्ड वायर, फोर्स प्रोड्यूस्ड in cooling a stretched wire, तो तार को दो दृढ़ आधारों से बांधकर ठंडा करने में उत्पन्न तनाव बल, ठीक है। हिंदी वाले समझ गए होंगे, तार को दो दृढ़ आधारों से बांधकर ठंडा करने में उत्पन्न तनाव बल, कूल ठंडा करने में तनाव बल, F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये प्रूफ होगा। तो हमने एक तार लिया है, इस तार को, ठीक है, हमने दो सपोर्टेड, आपकी बॉडी है यहाँ पे, इससे सपोर्ट से बांध दिया है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, इस तार की जो ओरिजिनल लेंथ थी बेटा कैपिटल एल है इस तार की। जब इस तार को आप ठंडा करोगे, ध्यान से देखिएगा, जब किसी तार को गर्म करते हैं तो खींच कर बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाते तो मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। उस सिचुएशन पे मॉलिक्यूल्स का फैलना, उसमें क्या होगा, उसमें भी फोर्स भाई क्या होगा, मॉलिक्यूल्स फैलेंगे, दूर दूर जाएंगे, लेकिन जब आप तार को ठंडा करोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तार सिकुड़ जाएगा। और उस सिचुएशन में इन डोरियों में यहाँ पे जिससे बंधे हुए, इसमें टेंशन फोर्स F या T भी आप बोल सकते हैं, टेंशन T लगेगा। तो वही T या F की वैल्यू पता करनी है। जैसे ये तार है, इस तार का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक y हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तार को आप, तार सिकुड़ेगा, आप कम होगा, जब घटेगा ठंडा करने पे, तार सिकुड़ता है, उसकी लेंथ कम होती है। तो यानी कि इसकी लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ हम देखिए इसी में दिखा रहे हैं, ये घट करके जो L थी, L से डेल्टा L हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इतनी लेंथ केवल ये डेल्टा L हो जाएगी,
ये पहले इतनी थी, घट करके इतनी हो जाएगी, थोड़ी लेंथ में परिवर्तन आएगा। और इसका जो अल्फा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको, अल्फा यहाँ पे अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब कि अगर आप बात कर लें तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, रेखीय प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी तार को ठंडा करें या गर्म करें तो उसके कारण उसमें जो टेम्परेचर दे रहे हैं उस तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, तार की लंबाई में कमी हो रही है, उसको बताता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला ये आप लोग चैप्टर 4 में भी अभी पढ़ाएंगे हम, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी होता है। मतलब टेम्परेचर में कम या ज्यादा करने पे, इसको आपने टेम्परेचर दिया है डेल्टा टी, आप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, जो कि तार की लंबाई में कमी या वृद्धि को बताता है। वो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। इसी से हम लोग ये डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। तो ये तो समझ गए, तार पर टेम्परेचर कम किया, लंबाई में उसकी कमी हो गई, तार सिकुड़ गया, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी हो गया। यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, मानना कि एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई ओरिजिनल लेंथ एल है, उसको ठंडा करने पर उसकी लंबाई में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाने पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो जाता है। ये सब लैंग्वेज आपके बुक्स में है, आप लोग लिख सकते हैं, इजी है, ठीक है। और उसमें टेंशन फोर्स टी या एफ लगता है, तो डेल्टा टी बराबर इतना हो गया। अब तार है तो तार की अपनी प्रॉपर्टी है जिसको आप द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस या वायर which always opposed to the deforming force and the wire the wire recover its original position after removing the deforming force। deforming force हटाने पर वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। वो जो प्रॉपर्टी होती है वही उसकी प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता कहलाती है, वाई, ठीक है। तो आपको पता है वाई बराबर भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी एफ अपॉन एल, और डेल्टा एल के बराबर होता है, सभी लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू डेल्टा एल, देखो यहाँ पे आपका है डेल्टा एल अपॉन एल ना, तो हमने एक मिनट, फॉर्मूले में थोड़ा डेल्टा एल अपॉन एल होगा बेटा, ये हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो y बराबर हमारा निकल के आएगा एफ अपॉन ए। इतने की जगह देखिए आप लोग, इतने की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा डेल्टा टी, ये हमने लिख दिया। तो अब ये इससे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, अब चाहो पहले ए से ही कर मल्टीप्लाई कर दें। तो हम देखिए डेरिवेशन प्रूफ कर रहे हैं, सीरियल पकड़ लीजिए आप ऐसे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ ए इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो f बराबर आपका आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये रहा आपका इस तार पे जो अंदर की तरफ जो खिंचाव मारेगा, जो टेंशन फोर्स लगेगा एफ, या इसी को आप टी भी बोल सकते हैं, टी बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी। टेंशन फोर्स का फॉर्मूला, जब तार को ठंडा करते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है उनके तारों में जिससे बंधे हुए रहते हैं, वो एफ बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है। आप पहले रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा एल अपॉन एल अलग से निकाल लिया, फिर आपने y बराबर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगा दीजिए, y बराबर f अपॉन इसकी जगह हमने देखिए वैल्यू रख दी, 1 ऊपर भेज दिया, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, f बराबर y a अल्फा डेल्टा t आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। ये आपके और भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है चैप्टर, बस लगभग आपका फिनिश होने वाला है। तो 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके और बचे हुए हैं। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जैसे कि वर्क डन, आपको पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हुक्स लॉ का ग्राफ, मतलब आपको उस स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ है, उसी में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इस चैप्टर को
पार्ट 2 को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसका पार्ट 3 हम लेकर आपके लिए आएंगे। जब तक आप पार्ट 2 का इतना रिवीजन आप लोग करें। थैंक यू। नमस्कार।